तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जल्द ही हम BSF HC मिनिस्ट्रियल का एक्सपेक्टेड पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो दिन दोस्तों आ गया है। तो आपको लास्ट तक हमारे साथ यहाँ पर बने रहना है। कॉपी पेन अपना साथ में रखिए और क्वेश्चन को यहाँ पर धड़ाधड़ सोल्व आपको करना है। और ये पेपर करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किस पैटर्न का एग्जाम आपका होने वाला है BSF HC मिनिस्ट्रियल का, और इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपको BSF HC मिनिस्ट्रियल के रिटन एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने से कोई भी यहां पर नहीं रोक सकता है। और ऐसा एक्सपेक्टेड पेपर आपको किसी भी YouTube चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। सभी जगह आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा पेपर मेरे साथ यहाँ पर सोल्व करना है। एक और डाउट काफी ज्यादा आज के दिन आपके बने हुए हैं कि सर BSF HC मिनिस्ट्रियल का जो रिटन एग्जाम 27 नवंबर को होना था उसका क्या हुआ। तो आप सभी को पता है 27 नवंबर को जो आपका BSF HC मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होना था वो नहीं होगा। तो अब नहीं होगा तो कब होगा? तो दोस्तों ये जो एग्जाम है मिड जनवरी से पहले नहीं होगा, यानी कि 15 जनवरी से पहले कोई भी चांस नहीं है BSF HC मिनिस्ट्रियल के। अब आपके पास दोस्तों एक और मौका मिल गया यहाँ पर। जिन कैंडिडेट्स की अभी तैयारी नहीं थी 27 नवंबर के अकॉर्डिंग, तो वो अब भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म हम भर देते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है, ऐसे ही चलता रहता है। फॉर्म भरेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तैयारी नहीं करेंगे। तो आपको एक और मौका यहाँ पर BSF HCM के अंदर सिलेक्शन लेने का मिल गया है। इस टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है उनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये जो आपको नोटिस देखने को मिला था 27 नवंबर वाला, ये डिपार्टमेंटली लीक नोटिस था दोस्तों। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा CISF ने कुछ भी BSF ने कुछ भी नहीं बताया कि 27 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे। तो पोस्टपोन का तो सवाल यहां पर पैदा होता नहीं है। डिपार्टमेंट के अंदर चर्चाएं चली हुई थी कि 27 नवंबर से बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब जो आपका ये एग्जाम है मिड जनवरी से पहले नहीं होगा, ये आपको यहां पर मान लेना है। ठीक है, तो आपको एक और टाइम अब मिल गया है अपनी प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो ये थी आपकी रिटन एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी। चलिए अब हम पूरा प्रैक्टिस सेट यहां पर सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने खुल गया है BSF HC मिनिस्ट्रियल का एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, 2022 वाला। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर आपके टोटल 5 सेक्शंस आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे? एक आएगा आपका कंप्यूटर का, एक आएगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, एक आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में काफी ज्यादा डाउट्स बच्चों के बने हुए हैं कि सर इसके अंदर क्या आता है। तो ये डाउट्स भी आप जब इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करोगे तो ये डाउट भी आपके मैं क्लियर यहां पर कर दूंगा। फिफ्थ सेक्शन है आपका हिंदी। अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश यहां पर कर सकते हो। सभी के यहां पर 20-20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होने वाला है। और इसको सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा 40 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो समय का यहाँ अभाव बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप इस क्वेश्चन पेपर को उधेड़ सकते हो। टाइम काफी यहाँ पर भर भर के CISF ने आपको दिया है। ठीक है, तो 5 सेक्शन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के। 1 घंटा 40 मिनट आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और मुझे आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी। ठीक है, अब हम हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यहाँ पर मेहनत करके बनाया गया है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे लाइक काफ़ी कम आ रहे हैं दोस्तों आजकल आपके। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करके आइए। ठीक है, अभी जाइए और लाइक करिए।
जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाने का। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कीजिए। जिस भी आप बीएसएफ के ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं उसके अंदर आप शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन यहां पर हमारे सामने है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का फर्स्ट सेक्शन हमारे सामने खुल चुका है और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपनी आंसर की के अंदर आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू रीडो द लास्ट एक्शन। एमएस वर्ड में उस लास्ट एक्शन को रीडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का यहां पर प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल के और कंट्रोल वाई। तो रीडो करने के लिए यहां पर शॉर्टकट की जो होती है आपकी कंट्रोल जेड का यूज किया जाता है, कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है। कंट्रोल जेड का यूज आपका अंडो के लिए किया जाता है, कंट्रोल जेड का अंडो के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू का डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यानी कि दस्तावेज को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यहां पर यूज किया जाता है। कंट्रोल के का यूज किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट हाइपर लिंक। और कंट्रोल वाई का आपका रीडो के लिए किया जाता है। तो इसका आपने अगर ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहां पर सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, व्हाट डज द एसएमटीपी इन एन एसएमटीपी सर्वर स्टैंड फॉर। एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का क्या अर्थ है। दोस्तों अगर आपको इसके प्रैक्टिस सेट चाहिए बिल्कुल पैटर्न बेस्ड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। जल्द ही आपके लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज यहाँ पर 15-20 प्रैक्टिस सेट की प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे आपको अच्छी सी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। तो एसएमटीपी की यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बतानी है। एसएमटीपी आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज आपका मेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है एक यूजर से दूसरे यूजर, एक यूजर से दूसरे यूजर के पास मेल को ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी का यूज यहां पर किया जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है एसएमटीपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर हैव द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी लोकेटेड बिफोर द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन इट। जो आपका प्रोग्राम और डाटा होता है वो एएलयू से पहले कहां पर लोकेट होता है और जो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है उस पर काम करती है, ये आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो एएलयू में जाने से पहले जो आपका डाटा होता है वो होता है इंटरनल मेमोरी के अंदर और इस पर आपकी कंट्रोल यूनिट कार्य करती है। आंतरिक मेमोरी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसको बोलते हैं बैकअप मेमोरी। यह आपकी एक प्रकार की बैकअप मेमोरी होती है जिसके अंदर आते हैं आपके हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी हो गया, यूएसडी हो गया। तो ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा, इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस यहां पर नहीं है, ये आपको बताना है। प्रिंटर, कीबोर्ड, वीडियो और सीआरटी। तो प्रिंटर की बात करें तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कीबोर्ड की बात करें तो ये होता है आपका इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन बी आपका राइट यहां पर हो जाएगा। वीडियो और सीआरटी ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दोनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। और वीडियो की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म यहां पर रहेगी। सीआरटी की फुल फॉर्म काफी बार पूछ जाती है, तो कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी फुल फॉर्म यहां पर रहती है। तो यहां पर इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी है, कीबोर्ड। ठीक है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका यहां पर राइट यहां पर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ए बाइट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ, एक बाइट एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका आपका राइट हो जाएगा। एक और पूछा जाता है एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है, तो एक निब्बल आपका 4 बिट के बराबर होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक निब्बल बराबर है 4 बिट और एक बाइट बराबर है 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच की ऑन कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द की। ऐसी की कौन सी होती है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर उसका नाम प्रिंट नहीं होता है। ऐसी की आपको बतानी है। कीबोर्ड कंप्यूटर के कीबोर्ड पर किस कुंजी पर नाम कुंजी पर मुद्रित नहीं होता है, तो ESC एस्केप कुंजी पर आपका नाम मुद्रित होता है। आपने कीबोर्ड के अंदर देखा होगा। शिफ्ट वाला भी आपका प्रिंटेड होता है, F1 भी आपका प्रिंटेड होता है, लेकिन स्पेस जो स्पेस की होती है वो आपकी ब्लैंक रहती है, उस पर किसी प्रकार का आपका प्रिंट नहीं होता है। तो स्पेस जो आपकी की होती है इस पर प्रिंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। कीबोर्ड को देखिए, आपके पास अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पर आप देख सकते हैं जो आपकी स्पेस की है वो आपकी बिल्कुल ब्लैंक रहती है, ठीक है। इस पर किसी जैसे ESC वाली पर ESC लिखा होता है, शिफ्ट वाली पर शिफ्ट लिखा होता है, F1 वाली पर F1 लिखा होता है, लेकिन स्पेस वाली पर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रिंट इस पर नहीं होता है, ये ब्लैंक आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दे रखा है, वेव फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स। वेव फाइल स्वरूप किस प्रकार की फाइलों से संबंधित है। वेव की काफी बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म होती है इसकी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और एक किसकी एक्सटेंशन होती है आपकी साउंड की, ऑडियो की एक्सटेंशन होती है वेव फाइल, ठीक है। पिक्चर की एक्सटेंशन काफी बार पूछी जाती है। पिक्चर की एक्सटेंशन दो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, JPEG और एक होती है आपकी PNG। JPEG की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और PNG की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। तो ये आपकी JPEG और PNG ये फाइल फॉर्मेट होती है आपकी किसकी, इमेज की, और साउंड की होती है आपकी वेव फाइल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन स्पीड आर मेजर्ड इन। लैन की गति को किसमें मापा जाता है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। और काफी बार इसकी जो रेंज है वो भी पूछ जाती है। तो इसकी जो रेंज होती है 100 मीटर से लेके 2 किलोमीटर। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर लगाया जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। और इसकी जो आपकी स्पीड मेजर की जाती है वो MBPS के अंदर की जाती है, मेगा बिट्स पर सेकंड के अंदर। ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर बनेगा। CPU की प्रोसेसिंग स्पीड आपकी नापी जाती है MIPS के अंदर। CPU प्रोसेसिंग स्पीड ये मेजर की जाती है किसके अंदर, MIPS के अंदर। MIPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है काफी बार, तो होती है आपकी मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट्स कंसीडर द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब की रीड किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों www वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी जो खोज थी वो 1989 के अंदर हुई थी। और किसने की थी, टिम बर्नर्स
ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो बैकबोन माना जाता है डब्ल्यू का, वो होता है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफी बार इसकी भी आपकी क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म। तो HTTP जो होता है ये आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन होता है। एक और इंपॉर्टेंट आपकी पूछी जाती है W3C। ठीक है, W3C की फुल फॉर्म आपकी क्या रहेगी, तो W3C की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, और सी से यहां पर स्टैंड करता है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ठीक है। तो W3C की फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम। सी से स्टैंड करेगा यहां पर कंसोर्टियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है, ये आपको बताना है यहां पर। तो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपकी रहेगी वो है टेराबाइट। ऑप्शन डी इसका आपका राइट रहेगा। वैसे अगर पूछी जाए कि सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है, अगर ये ऑप्शन न हो तो वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा YB। ठीक है, योटाबाइट। योटाबाइट आपकी स्टोरेज की लार्जेस्ट यूनिट होती है, योटाबाइट। कई बार इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो यहां पर जो ऑर्डर आपका बनेगा वो है KB। KB से बड़ा आपका MB, MB से बड़ा आपका GB, GB से बड़ा आपका TB। तो यहां पर जो आपका ऑर्डर बनेगा वो ये रहेगा, सबसे छोटा KB रहेगा, फिर आपका MB रहेगा, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। आगे अगर आपसे पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद आपका जोटाबाइट, और सबसे बड़ा आपका होता है योटाबाइट। ठीक है, तो ये क्रम आपको यहां पर याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 TB बराबर कितने GB होता है, तो 1 TB बराबर होता है 1024 GB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 1 TB बराबर कितने GB के रहेगा, 1024, और ये इनका ऑर्डर है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस में किया जाता है, ये आपको यहां पर बताना है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सी आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहां पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए, तो एयरलाइंस, रेलवेज, यहां पर जो यूज किए जाते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन डी आपका राइट यहां पर रहेगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आपसे एग्जांपल पूछे, कई बार पूछा जाता है अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था आपका एनियाक। कमेंट बॉक्स के अंदर एनियाक की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या है, एनियाक की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जो कि आपका अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन डी राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन नॉर्मल वन इज नोन एज। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर डाटा को सामान्य कोड के अलावा किसी अन्य कोड सिस्टम में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये होते हैं आपके एनकोडर। ठीक है, ये नॉर्मल कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, ये आपके कुछ कोड सिस्टम के अंदर जो आपका प्रोग्राम होता है, ये आपका एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर डाटा को किसी कोड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है, एनकोडर इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट रहेगा। बी दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज। वह मेमोरी जो निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है उसे यहां पर क्या कहते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और जो आपकी रैम होती है ये आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है,
वाष्पशील मेमोरी होती है, वाष्पशील स्मृति होती है। और जो आपकी रोम होती है, रोम की होगी आपकी रीड ओनली मेमोरी, और रोम की होगी आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम की होगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है रैम की, और रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। और ऐसी मेमोरी जो प्रोग्राम की जाती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो होती है रोम। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहेगा। बी दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पहला ईमेल कब भेजा गया था? व्हेन वाज फर्स्ट ईमेल सेंड? तो पहला ईमेल आपका भेजा गया था रे टॉमिल्सन के द्वारा। और एक कब भेजा गया था? 1971 के अंदर। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज? आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला आकार फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क का साइज यहां पर बताना है आपको। फ्लॉपी डिस्क की अगर आपसे कैपेसिटी पूछी जाए तो कैपेसिटी इसकी होती है 800 केबी से लेके 2.8 MB। फ्लॉपी डिस्क की जो आपकी कैपेसिटी रहेगी 800 केबी से 2.8 MB, ठीक है। और जो यहां पर साइज पूछा गया है वो होता है 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क का यहां पर साइज रहेगा। ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। काफी इजी क्वेश्चन है। तो द प्रोसेसर विच परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड? अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? ALU, अरिथमेटिक। फुल फॉर्म होती है इसकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां पर क्या होते हैं? आपके अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट बनेगा। नेक्स्ट एक्सेल का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन आपका ITBP HCM के अंदर पूछा गया था। विच इज नॉट ए फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा आपका फंक्शन नहीं है? तो सम फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन देखने को मिलेगा। एवीजे कोई भी फंक्शन यहां पर नहीं होता है। एवरेज का फंक्शन होता है, एवीजे फंक्शन यहां पर नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट रहेगा। कभी आप ऑप्शन सी दे रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन सी दे रहे हो तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो यहां पर, ठीक है। एवरेज का फंक्शन होता है, एवीजे कोई फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी, ये आपको बताना है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसका जो टाइम पीरियड था आपका 1946 से 1959, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफी एग्जांपल्स आपके पूछ जाते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है आपके एनियाक, एडवैक और आपका यूनिवैक। ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे वो थे आपके वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के अंदर आपके ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद यहां पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे। Software programs that close potential security breaches in an operating system are known as? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा उल्लंघनों को बंद करता है उसे क्या कहा जाता है? एक आधा क्वेश्चन तो भाई हर एक सेट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनर भी ये चाहता है तुक्का मारे, वो 100% श्योर न हो इसके अंदर। तो ये होते हैं आपके सिक्योरिटी पैचेस। ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट रहेगा।
सिक्योरिटी पैचेस क्या होते हैं? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेज होते हैं उनको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, यानी कि बंद करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और विंडोज। तो ये तीनों आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये आपका क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ऑप्शन डी अगर आप दे रहे हो तो बिल्कुल आप राइट यहां पर बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। आपके सामने आ गया है जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो लॉजिक लगाइए यहां पर। क्या लॉजिक लग रहा है? लॉजिक यहां पर जो लग रहा है 9 गुना 3 कितना होता है? 27। 27 में 4 जोड़ेंगे 31, फिर 31 गुना 5, 31 गुना 5 155, यानी गुना प्लस गुना, यही लॉजिक आगे लग रहा है। फिर यहां पर 3, 4 और 5 और फिर यहां पर 6। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस 6। नेक्स्ट वाले के अंदर गुना होगा। ठीक है, गुना प्लस गुना, तो कितने से गुना हो रहा है? 7 से। नेक्स्ट क्या होगा? ऐड होगा 8। तो 1127 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1135। ऑप्शन बी अगर आप दे रहे हो तो बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पर रहेगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश यहां पर करो, काफी अच्छा लॉजिक यहां पर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन ए सर्टेन कोड ऑपरेशन इज रिटन एज ये। तो इनविजिबल कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ऑपरेशन को ये लिखा जाता है तो इनविजिबल यहां पर क्या कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन कितने पर होता है? सबसे पहले देख लेते हैं क्या लॉजिक है यहां पर। ऑपरेशन यहां पर लिखा जा रहा है इसको NODQBUJPO। लॉजिक आपने देख लिया होगा। 15 यहां पर क्या है? 14, तो -1। P16 O15 यहां पर भी -1। E5 D4 तो यहां पर भी -1। R18 और Q17 तो यहां पर भी -1। यहां पर A1 B2 यहां पर +1। तो यहां तक आप देख रहे हो कि -1 हो रहा है। आगे देखो T20 U21 यानी कि +1, IJ +1, OP +1, NO यानी +1। नेक्स्ट यहां पर +1 आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको -1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 4 के अंदर आपको क्या करना है यहां पर? तो यहां पर नंबरिंग कर लीजिए। इनविजिबल यही है इनविजिबल। तो फर्स्ट 4 के अंदर हमें क्या करना? -1। तो I 9 पे H8 पे, I 9 में से 1 घटाएंगे तो H आएगा आपका। N होता है 14 पर, 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 यानी कि M। V कितने पर होता है? 22 पर, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, 21 पर होता है आपका U। नेक्स्ट आपका 9, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? H, HMUH। यहां पर ऑप्शन नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। आगे देखते हैं S19। तो 19 + 1 20 यानी कि T किसके अंदर बन रहा है? HMU। अभी तक तो सही चल रहा है इसमें। ठीक है, तो 19 + 1 कितना होगा? 20 यानी कि T। I 9 + 1 10, 10 पर क्या होता है? 10 पर होता है J। अब फंस गया है ये। ठीक है, तो यहां तक ये गलत हो जाएगा आपका। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आप दे रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट 4 के अंदर फर्स्ट 4 के अंदर -1 हो रहा है, नेक्स्ट वाले 5 फर्स्ट 4 के अंदर -1 और नेक्स्ट 5 के अंदर +1 यहां पर हो रहा है। ये लॉजिक यहां पर लग रहा है। नेक्स्ट अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 23। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता
एक तो है पिता और माता है। अब क्या बोल रहा है, 3 विवाहित पुत्र हैं उनके, ठीक है। इनके जो हैं वो 3 विवाहित पुत्र हैं। मान लीजिए ए, ये पुत्र हैं, ठीक है। बी से मान लो इनकी शादी हो रही है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस। नेक्स्ट बोल रहा है और एक अविवाहित पुत्री है, पुत्री मान ली हमने एक अविवाहित सी, ठीक है। सी हमने एक अविवाहित पुत्री इनकी मान ली। 3 पुत्र हैं और एक अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं। यहां पर देखिए ऑफ द सन्स टू हैव टू डॉटर्स ईच। जो इसके 3 पुत्र हैं इनमें से 2 के 2 पुत्रियां हैं। इसको मान लो यहां पर हम माइनस से ही डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये पुत्रियां हैं इनके, ठीक है। एंड वन हैज ए सन, और एक का एक बेटा है। तो इनको एक एक पुत्र है। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट बोल रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, ये आपको बताना है। तो एक ये हो गई, अब आप काउंट कर लेना है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 महिला सदस्य आपकी रहेंगी, 9 फीमेल मेंबर्स यहां पर हैं इस परिवार के अंदर, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी इसमें इतना टाइम का क्वेश्चन ये नहीं रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ओड नंबर्स लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आपको बताना है। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। कोई भी लॉजिक न लगे तो आपको यहाँ पर देखना है। लॉजिक जो है यहाँ पर वो ये है कि वोवल्स केवल एक ही यहाँ पर लेटर्स के अंदर है, ए बी डी एफ के अंदर, ठीक है। और किसी में यहाँ पर वोवल्स आपको देखने को नहीं मिला। पी क्यू एस जेड में नहीं, एक्स जेड में नहीं है, सी क्यू बी एन में नहीं है, पी आर एम एन में नहीं है। ए बी डी एफ में आपको 1 वोवल देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो एक ही वोवल है ऑप्शन सी के अंदर, यही हमारा ओड वन आउट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, यहां पर आपको वाटर इमेज बतानी है, करेक्ट वाटर इमेज बतानी है। दी गई आकृति में सही जल प्रतिबिंब आपको चुनना है। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहां पर। तो कौन सा बनेगा, ये देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहां पर बन जाएगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं, दोबारा से चेक कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। ऐसा कौन से फिगर के अंदर है, एक ही फिगर है आपका, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो ये 6 हैं आपके सामने, इन 6 के 6 को अरेंज आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, ठीक है। मनी होने के बाद हम क्या करते हैं, साइड देखते हैं कोई भी। साइड देखने के बाद कुछ प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करते हैं, बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग बनने के बाद क्या होता है, उसे रेंट पर दे देते हैं। तो यहां पर क्या मीनिंगफुल ऑर्डर इसका बनेगा, 4 1 2 6 5 3। तो 4 1 2 6 5 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के अंदर है। पूरा तो करने की भी जरूरत नहीं थी, 4 ही हमें पहले मिल रहा था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ओल, ईगल, होक और पैरेट। उल्लू, ईगल, होक और तोता। तो यहां पर एक लॉजिक आपको देख रहा होगा, सारे ये पैरेट को छोड़कर सभी क्या हैं, शिकारी पक्षी हैं। तोता आपका शिकारी पक्षी नहीं है, तो ये आपका ओड बना आउट यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में इस साइड वो चलता है कितना, 20 मीटर। ठीक है, और फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो इस साइड में आएगा। कितना मुड़ा है, 15 मीटर चला है, तो यहां पर 15 मीटर चलाओ इसको। अब क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब वो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ा और कितना चला, 25 मीटर। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 चलता है। फिर वो दाएं मुड़ा और 15 चला यहां पर। अब वो बोल रहा है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहां से यहां तक का डिफरेंस आपको बताना है। ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 + 20 45। तो आरंभिक दूरी से जो आपकी, आरंभिक बिंदु से आपकी दूरी जो आएगी वो है 45 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था, इतना सोचने वाला नहीं था, और आशा करता हूं सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, तो लॉजिक यहां पर क्या लगा हुआ है, दो यहां पर रोज चल रही हैं और अल्टरनेट में। 45 + 2 47, 47 + 2 49, 49 + 2 51, 51 + 2 53। ऐसे यहां पर 54, यहां पर देखिए पहले 56 + 1 57। ठीक है, 56 + 1 57, और यानी कि 1 जुड़ रहा है, तो 54 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 55। तो यहां पर 55 1 जुड़ेगा। दूसरी वाली रो में +1 हो रहा है, पहली वाली रो के अंदर +2 हो रहा है, तो 54 में 1 जोड़ेंगे, यहां पर क्या आएगा, 55। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 करो। क्वेश्चन नंबर 30, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या की गणना आपको करनी है। तो यहां पर कितने हो गए भाई, 3। ठीक है, यहां पर कितने हो गए, ये हो गए 3। यहां पर कितने हो गए, 3। मोटे मोटे गिन रहे हैं अभी, तो 3। यहां पर कितने हो गए, 3। तो कितने हो गए अभी तक हमारे पास, 3 चौक 12, 12 हो गए हैं। अब देखो बड़े वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर टोटल फिर से 3। ठीक है, अब इस वाले के अंदर, बड़े वाले के अंदर, ठीक है, इस वाले के अंदर 3, तो 12 3 15, 15 3 18। अब 2 और हैं इसके अंदर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 12 3 15 3 18 + 2 20। तो इसके अंदर आपके 20 त्रिभुज रहेंगे। 20 आपने दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। यहां पर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो यहां पर आपको बताना है कि इसको जब खोलेंगे तो कैसा प्रतीत होगा। ये और ये दे रखा है हमें, ठीक है, तो बीच वाला तो बन ही नहीं सकता, बीच में कोई यहां पर होल नहीं किया गया है। ये यहां पर देखिए, अगर इसके अपोजिट में दे रखा होता, यहां पर अगर दे रखा हो तो ही आता, ये बनता, नहीं बनेगा ये भी। बी देखो, अगर इस साइड इसको खोलेंगे तो 2 इस साइड में आएंगे, बिल्कुल सही। इस साइड में इसको खोलेंगे तो 2 इस साइड में आएंगे, और अपोजिट में जाएंगे तो इस साइड बन जाएंगे। तो बी इसका बिल्कुल आपका राइट बनेगा। यहां पर देखिए गैप ज्यादा है, ठीक है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट रहेगा। बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बी के बाएं लेकिन डी के दाईं ओर बैठा है। ए बी के ठीक दाएं बैठा है। पूरा पढ़ लेना।
और वीडियो को पॉज करो और सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर सी जो है वो बी के बाएं बैठा है, लेकिन डी के दाएं बैठा है। लेकिन जो है डी के दाएं बैठा है कौन? सी बैठा है। नेक्स्ट ए बी के ठीक दाएं बैठा है, बी के ठीक दाएं बैठा है आपका ए। ई एफ के दाएं, ई एफ के दाएं बैठा है, अभी हमें पता नहीं है कहां पर बैठा है, लेकिन डी के बाएं बैठा है। डी के बाएं कौन बैठा है भाई? आपका एफ। और हमें पता लग गया एफ ई के दाएं है, एफ जो है वो ई के दाएं है, यानी कि एफ यहां पर आपका आएगा। एच ई के बाएं बैठा है, एच जो है वो ई के बाएं बैठा है, तो यहां बैठेगा। तो ये अरेंजमेंट आपकी बन गई है। अब क्या बोल रहा है? बीच में बैठे व्यक्ति को ज्ञात करें, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। तो मिडल के अंदर कौन बैठा है? आपका डी। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग लेटर्स सीरीज से है, तो इसको करिए सोल्व। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह को आपको ज्ञात करना है। तो क्या लॉजिक लगा हुआ है? नेक्स्ट वाली के अंदर जो आपका फर्स्ट वाला है ये कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है, और ये आपकी एज इट इज यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली के अंदर आपका LITYAB एज इट इज रहेगा, और आई जो है ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किसके अंदर बन रहा है? LITYABI, ये आपका आंसर यहां पर रहेगा। कहां पर है ऑप्शन? LITYABI, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अरिथमेटिकल रीजनिंग से एक और क्वेश्चन यहां पर। एक खेत में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने तो 180 हैं, यदि पैर गिने तो 420 है। तो खेत में गायों की संख्या यहां पर बतानी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करो तो पैरों को सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा आपका पास? 210। ठीक है, अब पैरों में से क्या करना है? 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस कर देना है सिरों को। सिरों की संख्या जैसे आप माइनस करोगे, आपके पास जो संख्या जिनकी संख्या पूछी है, जैसे यहाँ पर गायों की संख्या पूछी है, तो वो आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपका हॉट फिल्टर्ड कॉफी को लिखा जाता है 1 2 3। नेक्स्ट बोल रहा है वेरी हॉट डे, इसको लिखा जाता है 356। नेक्स्ट बोल रहा है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, इसको लिखा जाता है 589। और हमसे अब पूछा गया है वेरी का कोड यहां पर क्या होगा। तो वेरी का कोड बताना है आपको। ऊपर नीचे वालों में हॉट कॉमन है, इस साइड में जो कॉमन होगा वो ही आपका राइट हैंड साइड के अंदर कॉमन होगा। ठीक है, तो 3 और 3 यहां पर कॉमन है। नेक्स्ट क्या कॉमन है आपका? फिल्टर्ड। अच्छा, अब इन सेकंड और थर्ड वाले के अंदर देखिए। ठीक है, डे और डे यहां पर दोनों में कॉमन मिलेगा आपको 5 और 5। अब हमारे पास एक ही यहां पर नंबर बच गया है और वेरी का हमसे कोड पूछा गया, तो वेरी का कोड यहां पर क्या आ जाएगा? 6। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट बनेगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है। यहां पर मिसिंग नंबर बताना है आपको मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स आपको दी गई है, चलिए फटाफट से लॉजिक लगाइए। यहां पर ये मैट्रिक्स दे रखी है, मिसिंग नंबर आपको यहां पर बताना है। तो क्या लॉजिक यहां पर लगा है? दोनों को माइनस कर रखा है। जैसे 27 में से 15 घटाएं तो कितना बनेगा? 27 में से 12 घटाएं तो 15, तो 15 का स्क्वायर क्या है आपका? 225। 26 में से 13 घटाएंगे तो 13 का स्क्वायर कितना है? 169। यहां पर देखिए 26 में से 12 घटाएंगे तो 14, 14 का स्क्वायर 196। 30 में से 21 घटाएंगे तो 9, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 21। ओरली करने का क्वेश्चन था, सी आपका यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट ये थोड़ा टफ लॉजिक हो सकता है, जल्दी से आपको लॉजिक यहां पर नहीं मिल पाएगा। फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको ज्ञात करना है।
दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है सारे लॉजिक आपने लगाकर देख लिए होंगे। अब जो लॉजिक है, जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका डिविजिबल है 7 से, और कोई भी यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। 210 आपका डिविजिबल है 7 से, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और करके देख लो इसको, कोई भी आपका डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है वेन डायग्राम के अंदर, वोवल, कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट। तो आपको पता होगा वोवल के अंदर ही आते हैं कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट, फर्स्ट तो आपका यहाँ पर बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट अलग अलग दे रखा बी के अंदर, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। ये आपके अल्फाबेट हैं और इसके अंदर आएगा आपका वोवल और ये हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, परसों से पहले वाला दिन शनिवार के 3 दिन बाद आता है, तो आज कौन सा दिन है ये आपको बताना है। ये आज का दिन हो गया, ये उससे पहले का दिन हो गया, ये हमारा परसों का दिन हो गया और ये परसों से पहले का दिन हो गया, ठीक है। और ये शनिवार के 3 दिन बाद आता है, तो शनिवार के 3 दिन बाद क्या आएगा हमारा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। अब बोल रहा है आज कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आज दिन होगा आपका फ्राइडे, शुक्रवार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। डी दिया तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका बनेगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया आपका सिलोजिस्म का। क्या बोल रहा है, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ जो स्कूटर हैं वो क्या हैं, ट्रक हैं। कुछ स्कूटर क्या हैं, ट्रक हैं। अब बोल रहा है सभी ट्रक क्या हैं, ट्रेन है। सभी ट्रक जो हैं वो क्या हैं, ट्रेन है। अब क्या बोल रहा है आगे निष्कर्ष के अंदर, कुछ ट्रक, कुछ स्कूटर ट्रेन है। तो कुछ स्कूटर ट्रेन है, कुछ स्कूटर ट्रेन है बिल्कुल है, फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकंड कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ स्कूटर ट्रक हैं और कुछ ट्रक स्कूटर हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है पहले वाला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कंक्लूजन 1 फॉलो, निष्कर्ष एक अनुसरण यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन आ गया है। चलिए इसको भी फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी करेंगे। अजीत का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है। 10 पारियों में वह 100 रन, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत अब आपको बताना है क्या होगा। ट्रिक क्या होती है इसकी, 9 को सीधा 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 72। 100 में से इसको घटा दो, जो उसने 10वीं पारी में रन बनाए थे उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो उसका नया औसत यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो 28 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। बेसिक से भी आप कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। मान लीजिए उसका 9 पारियों का औसत मान लीजिए x, तो 9 पारियों के अंदर टोटल उसने रन कितने बनाए 9x। 10वीं पारी के अंदर कितने बनाए 100 बनाए, अपॉन टोटल पारी कितनी है 10 है। अब उसका औसत कितना बढ़ गया है, x पहले था, अब कितना बढ़ गया 8। अब इसको सोल्व कर लो, 9x प्लस 100 बराबर है, इस साइड में लेकर जाएंगे इसको 10x प्लस 80, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो अब उस पहले उसका औसत था 20, अब 8 और बढ़ गया, तो 8 और बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 28। तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का क्वेश्चन आ चुका है। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 को संतुष्ट करता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा का मान आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर कितना दे रखा है
1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेकर जाएंगे तो कोस की पावर 4 थीटा बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और ये किसके बराबर होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, कोस की पावर 4 थीटा बराबर किसके क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हम हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा के। इतना आ गया। अब हमसे यहाँ पर बोल रखा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 10 स्क्वायर थीटा की, तो ये 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा। और ये हमें कितना दे रखा है, 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा भी अब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसकी परित्रिज्या की आपको लंबाई बतानी है कि क्या होगी। परित्रिज्या यहां पर पूछ रखी है। ये आपको समकोण त्रिभुज एक दे रखा है, इसके बाहर कुछ इस प्रकार का सर्कल है। ड्राइंग भी हमारी तो बहुत गंदी है। ठीक है, तो इसको देख लेना, अपना एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो ये दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये दे रखी है 6। ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 3 4 5 अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है, ये 3 का 2 गुना, ये 4 का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना हमारा 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 10। ये पूरी हमारे पास 10 आ चुकी है। हमसे केवल यहाँ पर सरकम रेडियस पूछी है, तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये इसका आपका राइट आंसर बनेगा। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। यह क्वेश्चन अच्छा है, फंसाने के लिए डाला गया है क्वेश्चन ये, और काफी लेंथी पड़ेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको इनको क्या करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 150 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। What amount will be received on a sum of rupees 15,000 in एक सही 1/4 ईयर एट 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 सही 1/4 कितना होगा हमारे पास, 5/4। यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पर जो महीने बनेंगे वो कितने बनेंगे, टोटल महीने हमारे पास बनेंगे 15 महीने। और ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, तो कितने से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रखा है कि यहाँ पर जो आपकी रेट है वो 12% है, तो 12% प्रति वर्ष है, लगेगी हमारी त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली। तो 12 से 12 कैंसिल होगा, तो आपकी जो रेट आएगी वो आएगी 3%। अब 3% को आपको 5 बार लगाना है। अब ये लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा। 3% आप सक्सेसफुल होगा कर भी इसको सोल्व कर सकते हो, किसी प्रकार से कर सकते हो। 15,000 या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 103/100 वही हो गया है। तो 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा ये। और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट के अंदर आएगा 17,389।
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बनेगा। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद दे करके देख लेनी है। ठीक है, बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने इस सोल्व किया है नहीं किया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा, अप्रोक्सीमेशन के अंदर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की कमी के कारण एक भूमि की कीमत 12% कम हो जाती है और इसके उत्पादन में 4% की कमी हो जाती है, तो राजस्व पर कुल प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो पहले, 12% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो दो छिके 12, 2 5 10, 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो यहां पर क्या हो रही कमी, तो 25 से 22। नेक्स्ट आपका 4%, तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/25। तो यहां पर भी क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 25 से 24। अब सक्सेसिव आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 625। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास 528। दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस आपका 97 का, कितने पर 625 पर और गुना में 100। एक बात तो हमें पता लग गया कि हानि हो रही है यहाँ पर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15.52% की हानि। तो किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 15.52% की यहाँ पर हानि होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 46। ये करके दिखाओ मेरे को, देखते हैं कौन सही बताता है। क्वेश्चन नंबर 46, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना पहले, ठीक है। इससे आगे का वीडियो आपको बाद में देखना है। ये बोल रहा है 5,625 रुपए को ए बी सी में के बीच में आपको विभाजित करना है, ताकि ए को बी और सी को एक साथ प्राप्त होने वाले का 1/2 प्राप्त हो। यहाँ पर तो ए को बी और सी को जो प्राप्त होगा उसका 1/2 यहाँ पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट बोल रखा है बी को ए और सी को एक साथ प्राप्त होने वाले का 1/4 यहाँ पर प्राप्त हो। तो बी को ए और सी जो इन दोनों को प्राप्त होगा उसका 1/4 बी को यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं a अपॉन बी प्लस सी निकाल लूँगा, तो कितना आएगा 1/2। अब यहाँ से हम निकालेंगे b अपॉन ए प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा 1/4। अब हमारे पास राशि जो दी गई है वो तो एक ही है, बराबर रहेगी। ए बी सी के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो रही है और ए बी सी के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो रही है। दोनों का योग देखिए कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर योग देखिए कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राशि है वो अलग अलग हो गई है। अब हमें इसे बराबर करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे 15, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5/10। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हमें बराबर करना है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/12। ठीक है, ऊपर वाला आ गया हमारे पास 5/10, नीचे वाला आ गया हमारे पास 3/12। तो अब हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ए की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है वो है 5। ठीक है, बी की वैल्यू जो हमें मिल गई है यहाँ पर, ऊपर जो आएगा आपका 3 आएगा ना, तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 3। अब बच गया आपका सी, तो या तो आप b की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, या a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देख लो। तो a प्लस सी हमें कितना है हमारे पास, यहाँ पर कितना है 12, और a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो c की कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू भी पता लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोला गया है वो क्या है कि टोटल जो राशि थी, टोटल जो यहाँ पर दिया गया है वो कितनी थी 5,625, और यहाँ पर टोटल कितनी है 5 और 3 8 और 7 15। ए बी सी को जोड़ेंगे ना, 5 + 3 + 7, 5 और 3 8 और 7 15, और 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 5,625। तो इसको काटोगे तो आपके पास आएगा 375। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 375। अब बोल रखा है
हिस्सा बी से कितना अधिक है। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 375 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 750। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आए तो उनको इस पैटर्न से सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको फटाफट से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, भिन्न त्रिज्याओं के 2 वर्त हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, जिसकी भुजा बड़े वर्त की त्रिज्या की आधी है। छोटे वर्त की त्रिज्या बड़े वर्त की त्रिज्या की 3/7 है। छोटे वर्त की परिधि आपको बतानी है कि क्या होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a², भुजा की 2, तो ये कितना आएगा आपके पास, 196। तो a यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो वर्ग की भुजा है वो बड़े वर्त की त्रिज्या की आधी है, यानी कि जो बड़े वर्त की त्रिज्या है इसको मान लेते हैं हम r1। तो ये कितनी है हमारे पास, 28। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रखा है, छोटे वर्त की त्रिज्या बड़े वर्त की त्रिज्या की 3/7 है। छोटे वर्त की त्रिज्या हमने मान ली r2 और ये है आपकी बड़े वर्त की त्रिज्या की 3/7। तो कितनी आ गई आपकी, 7 चौके 28। तो r2 कितनी आ गई हमारे पास, 12। अब बोल रखा है छोटे वर्त की परिधि आपको बतानी है, यानी कि परिमाप बताना है। तो क्या होगा, 2πr, 2 गुना पाई, और r कितना है यहाँ पर, 12। तो 12 गुना 2 24, यानी कि 24 पाई इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हो गया पांडे जी, क्या समस्या आ गई भाई। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए भाई, बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 48, 150 आमों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर बताना है। 150 को बेचा और लाभ कितने का हो, उसको 30 आमों के बराबर। तो कितना यहाँ पर सीपी आ जाएगा, 120। 120 सीपी आ गया और 30 आमों के बराबर उसको यहाँ पर लाभ होता है। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 पे कटेगा और 3 से यहाँ पर कटेगा 5 पर। अब हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। 4/5 गुना 100, तो 5 दूनी 10। कहाँ गलती हो गई, हाँ सॉरी 1 का डिफरेंस आएगा ना यहाँ पर। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो 1/5 गुना 100 यानी कि 20%। 1/4 पे आएगा। रुको एक सेकंड, रुको, गड़बड़ हो गई। डेढ़ सौ आमों को बेचने पर 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उसको हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पर जो सीपी आएगा वो 120 आएगा। दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो 3 चौके 12 और 3 5 15। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 4 पर, गुना में 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25%। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है। ए 9,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है। बी 6 महीने के बाद 45,000 रुपए के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में लाभ बताना है। ए अनुपात बी का लाभ क्या होगा। तो ए ने जो धन लगाया था वो 12 वर्ष के लिए लगाया था,
ठीक है। लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात दोनों बराबर होते हैं क्योंकि आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होते हैं। 6 महीने के बाद 20 जुड़ गया तो 6 गुना में 45,000, तो यही हमारा लाभ का अनुपात इसका आ जाएगा। तो काट लो इसको 3 जीरो से, 3 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 से 6 दूनी 12, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 पाँचे 45, तो 2:5 यहाँ पर आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा वर्ष के अंत में। तो 2:5 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5:2 भी दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखा करो। नेक्स्ट, इफ tan 7 थीटा डॉट tan 2 थीटा बराबर है 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा, ये आपको यहाँ पर बताना है। एक आइडेंटिटी आपने देखा होगा, tan A डॉट tan B बराबर है 1। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर A प्लस B बराबर कितना होता है? 90 होता है। अब हमें यहाँ पर यही करना है, 7 थीटा प्लस में 2 थीटा बराबर है 90। तो यहाँ पर जो आपका थीटा का मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 10। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा? tan 30, और tan 30 की यहाँ पर वैल्यू होती है 1/√3। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। एक दूध वाले ने 15 लीटर दूध खरीदा, उसमें 5 लीटर पानी मिलाया। यदि मिश्रण का प्रति किलोग्राम जो मूल्य था वो 22 रुपये हो जाता है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट से अपना सोल्व कर लो। तो ये होगा मिल्क, एक साइड मिलेंगे हम वाटर। तो मिल्क यहाँ पर कितना है? 15, और वाटर कितना है? इसके अंदर मिला है उसने 3। ठीक है, दोनों को काटो, 3 से 5 पे कटेगा, 3 से 1 पे कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रखा है? हमने मान लिया जो सीपी था मिल्क का वो था x, सीपी जो था उसका वो था x। पानी का तो कोई सीपी यहाँ पर रहेगा नहीं, पानी का तो यहाँ पर 0 रहेगा। तो अब यहाँ पर बोल रखा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम 22 रुपये हो जाता है, तो 5 यानी कि 5 लीटर दूध का जो सीपी हो जाएगा 5 × x कितना हो जाएगा? 5x, प्लस में पानी का तो कुछ है नहीं तो 1 × 0 अपॉन टोटल यहाँ पर जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो कितनी है? 5 + 1 यानी कि 6। यही हमें दे रखा है कितना? 22। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 5x बराबर है कितना हो जाएगा? 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और 132 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 छके 30, पॉइंट 5 चौके 20, 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 26.40। ठीक है, पहले दोनों का रेशियो निकालना है, फिर इनका जो दे रखा है एक प्रकार का एवरेज ही तो है। तो 5 × x 5x हो जाएगा, और पानी का यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं है, तो 1 × 0 0 अपॉन में टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की? वो 6 बराबर कितना? 22। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि आएगी हमारी 26.40। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके। एक कार 69 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 35 मिनट में सोनपुर से रायगढ़ पहुंची। यदि औसत चाल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं सोल्व। डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम, सभी को पता होगा इतना। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम। तो 69 गुना टाइम कितना दे रखा आपके पास? 35, लेकिन ये दे रखा हमें 35 मिनट। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 20 पर, 5 से काटेंगे 5 7 35, और 5 से काटेंगे 5 चौके 20। तो हमारे पास ये डिस्टेंस जिसका टोटल आ जाएगा 161/4। अब इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट बोल रखा है, यदि उसकी औसत चाल में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में यहाँ पर कितना समय लगेगा। पहले जो उसकी चाल थी वो थी 69, अब हो गई है उसकी 36। तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, अब जो उसकी चाल हो गई है औसत चाल वो हो गई है 105। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने में क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 161 अपॉन 4, स्पीड कितनी है 105। अब ये जो आपका आया है ये घंटे के अंदर है, अब इसको मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके 60 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 से और इसको सोल्व आपको कर लेना है। तो इसको सोल्व करो फटाफट। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 30 पे, ठीक है। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 से काटेंगे 15 सत्ते 105, ठीक है। 7 से 100 काटेंगे, 7 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 दूनी 14 और 7 21, और 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 23 मिनट। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी करता है उसी काम को 20 दिन में, ठीक है। अब इनका टोटल वर्क निकालो, कितना आएगा 20। तो 10 दूनी 20, एफिशिएंसी ए की 2 आ जाएगी और बी की आ जाएगी 1। अब बोल रहा है लेकिन ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4। पहले छोड़कर जाए तो टोटल वर्क में ऐड करते हैं, बाद में छोड़कर जाए तो उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 20 + 4 कितना हो जाएगा टोटल वर्क 24। अब इस कार्य को इन दोनों को पूरा करना है, तो दोनों कंप्लीट इसको करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 2 की, बी की 1 की, ठीक है। तो 2 + 1 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 8। तो 8 दिन में ये कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, इसमें तो कुछ करने का ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों ने 2421 रुपए का दान दिया। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर दान दिया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। 2401 का स्क्वायर रूट फटाफट से आप निकाल दोगे, ऑप्शन से ही निकाल दो। हमें पता है कि 50 के आसपास होता है, 50 का कितना होता है 2500, तो 2500 से थोड़ा सा कम आपका आंसर होगा। 2500 थोड़ा सा कम क्या है 49। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 1 से 200 तक की संख्याओं की संख्या, ठीक है, जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य हैं, वो संख्याएं आपको यहां पर टोटल बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ इतना दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको 7 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 21। अब 21 से आपको कोई ऐसी संख्या देखनी है जो 200 के नजदीक हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी 189, ठीक है। 189 एक ऐसी संख्या है जो 200 के नियर है और 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बोल रखा है कि ऐसी संख्याएं आपको बतानी है 1 से 200 के बीच में जो न तो 3 से विभाजित हैं और न ही 7 से विभाजित हैं। इनमें लॉजिक क्या लगता है, ऐसी कोई भी 3 संख्याएं ले लो आप, जैसे मैंने लिया 1 2 3, तो इन 3 संख्याओं में आपकी 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो अपॉन में आएगा 3, ऊपर आएगा 2। ऐसे ही हम कोई 7 संख्याएं लेंगे, 7 में से 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 7 से भाग नहीं होंगी, तो गुना में 6 अपॉन में 7। अब इसको काटा पीटी मचा लो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे 7 से कटेगा ना, 7 से 7 एक कम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो 108 हमारे पास आ चुका है। ये संख्याएं थी 189 तक। अब 189 के आगे हम थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। इससे आगे आपको ऐसी संख्या देखनी है 189 से लेकर 200 तक, ऐसी संख्याएं देखनी है जो न तो 3 से विभाज्य हैं न ही 7 से विभाज्य हैं। तो एक संख्या हमारे पास आती है 190,
एक आती है हमारे पास 191, एक आती है हमारे पास 193, एक है हमारे पास 194, 195 आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट है इससे 197, नेक्स्ट 199, नेक्स्ट आती है आपकी 200। तो टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल 7 संख्या हमारे पास आ गई। 108 हमने निकाल ली थी, प्लस में 7, तो टोटल हमारे पास 115 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 200 के बीच में जो न तो 3 से विभाज्य हैं और न ही 7 से विभाज्य रहेंगी। ठीक है, अगर भाज्य पूछी जाए तो 200 में से 115 को आपको माइनस कर देना है, वो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 7, तो ये आएंगी हमारी 105। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर निकालने की कोशिश करिए। क्या बोल रखा है? रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक टेलीविजन खरीदा है। तो 20% यानी कि 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20 से कम 20, 20 5 100, तो 1/5। ठीक है, तो इसका जो अंकित मूल्य था वो MP था। अंकित मूल्य जो था 5 था, लेकिन उसे खरीदा कितने में? किसने? रीता ने, 4 में। अब नेक्स्ट बोल रखा है उसने इसे 16,800 रुपए में बेचकर 800 रुपए का लाभ कमाया। 800 रुपए का लाभ है, 16,800 में बेचा, तो हमारा CP यहां से कितना आ जाएगा? 16,800 माइनस 800, कितना आ गया आपका? 16,000। तो CP उसका कितना है? 16,000, और 4 की वैल्यू अभी कितनी आ गई है? 16,000। 4 की वैल्यू 16,000, तो एक की कितनी आ जाएगी? 4,000, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 करो। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को यहां पर सरल करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो फटाफट से करो। 0.1 का क्यूब आ जाएगा ऊपर, प्लस 0.02 का क्यूब, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपका? 0.2 का क्यूब, प्लस में यहां पर भी हो जाएगा 0.04 का क्यूब। ठीक है, अब मुझे कुछ नीचे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं 2 का क्यूब यहां से बाहर निकाल दूं तो अंदर आ जाएगा 0.1 का क्यूब। ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका 0.1 का क्यूब, और इस साइड में आ जाएगा आपका 0.1 का क्यूब। अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, इस साइड से निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0.02 का क्यूब। ठीक है, और ऐसा होने से ऊपर नीचे यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे करते हैं इसको। 0.1 का क्यूब प्लस में 0.02 का क्यूब, अपॉन में 2 का क्यूब मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया, तो अंदर आपका बचेगा 0.1 का क्यूब जमा में 0.02 का क्यूब। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2 की पावर 3 यानी कि 8 बराबर है कितना हो जाएगा? 0.125। ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 क्या बोल रहा है? x प्लस वाई बराबर 7 है, तो इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है कि क्या होगी। तो x प्लस वाई हमें दे रखा है 7। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड घन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 3 बराबर है 7 की पावर 3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? x की 3 प्लस y की 3 प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, और साथ ही क्यूब क्या होता है आपके पास? 343। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 7 है। x प्लस वाई की 3 प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 21, और साइड में क्या है? एक्स वाई बराबर है 343। यही तो हमसे पूछा गया था। x की 3 y की 3 प्लस में 21 एक्स वाई, ये आ जाएगा आपका 343। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेबल का क्वेश्चन आ गया है, ग्राफ का क्वेश्चन, टेबल का क्वेश्चन है डीआई का। ये बोल रहा है निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें प्रत्येक अस्पताल में कोरोना परीक्षणों की संख्या कोष्टक के भीतर आपकी दी गई है। यहाँ पर कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। किसी विशेष दिन शहर में सकारात्मक परीक्षणों की संख्या शामिल है। तालिका में डेटा के आधार पर आपको सवाल का जवाब देना है। तो व्हाट इज द परसेंटेज यहाँ पर पूछी गई है, पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4, शहर 4 में यहां पर आएगा सकारात्मक परीक्षणों का प्रतिशत आपको बताना है कि कितना होगा शहर 4 के अंदर। तो ये आपके टेस्ट किए गए थे, ठीक है, और ये शहर दे रखे हैं आपके सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 और सिटी 4, और ये सारे पॉजिटिव केसेस आपके सामने हैं। नीचे दो आपके दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रखा है हमें, शहर 4 के अंदर पॉजिटिव केसेस जो आपके आए थे उनकी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। पहले टोटल यहाँ पर पॉजिटिव केसेस करेंगे। टोटल पॉजिटिव केसेस कितने होंगे यहाँ पर, 30 और 35 65, 65 और 15 65 और 15 80 और 1 80 और 10 90, 90 और 10 90 और 10 100 110, 110 और 20 130, 130 130 और 30 160, 160 160 और 40 160 और 40 200, 200 200 230 और 230 और 20 250। तो टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे पास कितने आ गए, 250। कौन से निकालने हैं, सिटी 4 के अंदर निकालने हैं। तो 10 5 15, 15 और 5 20, 20 10 और 10 20, 20 और 5 35 गुना 100, 5 से 5 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, तो 7 गुना 2 14। तो शहर 4 में पॉजिटिव केसेस का जो परसेंटेज था वो था 14%। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 80 मीटर ऊंचाई और 12 मीटर आधार के व्यास वाले एक शंकुआकार तंबू के लिए आवश्यक कैनवास क्या होती है, उसको ऊपर से ढकने वाली, ठीक है, उसको ढकने वाली जो ढकते हैं ना ऊपर से वो त्रिपाल वगैरह जो बोलते हैं, की लागत 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगी। तो ये आपका शंकु है, ठीक है, ये इसकी हाइट, ये एल है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, ठीक है। कितनी ऊंचाई दे रखी है, 8 मीटर। 12 मीटर इसकी क्या दे रखा, 12 मीटर दे रखा है इसका व्यास यानी कि डायामीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 6। तो आपको पता ही है ट्रिपलेट्स ये 2 गुना है सारे, तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अब इसको हमें क्या करना है, ढकना है, यानी कि हमें बोल रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो 22/7, आर कितनी है हमारे पास 6, एल कितनी है हमारे पास 10, और क्या बोल रखा है इसकी पूरी लागत कितने की दर से, 3.5 रुपए की दर से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से कटेगा, 2 से कटेगा 11 पर, तो 11 6 66, और 66 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 610, ठीक है। तो इसकी कुल लागत जो आपकी आएगी वो आएगी 660 रुपए। अब आ गया जिसका आपको इंतजार था, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पॉज करके यहां पर पढ़ लेना। क्वेश्चन बोल रखा है 61 से 80, नीचे दिए गए हर एक प्रश्न बाईं और बिना क्रमांक वाले पहले कॉलम में नाम और पतों का एक संयोजन है। जहां तक मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 99% एड्रेस मैचिंग आपको पेपर में देखने को यहां पर मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद 4 और एक ही संयोजन दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको 4 यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, संयोजन दिए गए हैं, ABCD क्रमांकों से दिखाए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है इन चारों में से कौन सा संयोजन पहले
बिना क्रमांक वाले बाएं कॉलम में दिए गए नाम पते का संयोजन जैसा है। जो यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखा है हूबहू वैसा का वैसा एड्रेस आपको इसमें से छांटना है ए बी सी डी में, ठीक है। और इनमें आपको एरर्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसका बिल्कुल रेप्लिका यानी कि इसकी कॉपी ही आपको छांटनी है कि ए बी सी डी के अंदर से कौन सी होगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, इसमें आपको मार्क्स नहीं कटवाने हैं, ठीक है। ध्यान से इन क्वेश्चनों करने हैं और ध्यान से करोगे तो 20/20 कोई भी यहां पर रोक नहीं सकता है। इनमें जो गलतियां होती हैं वो कैपिटल स्मॉल लेटर्स, कैपिटल स्मॉल लेटर्स, कैपिटल स्मॉल लेटर्स की गलतियां आपको देखने को मिलती हैं, सिंबल्स की गलतियां देखने को मिलती हैं, या कोई नंबर दे रखा है तो नंबरिंग के अंदर आपको गलतियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें एरर्स होते हैं, उनका आपको ध्यान यहां पर रखना है। और बाकी आप मैच करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एड्रेस दे रखा है और इसमें से आपको ए बी और सी और डी के अंदर से छांटना है कि इसका बिल्कुल रेप्लिका कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को मिलाते हैं, चलिए फर्स्ट वाले को इससे मिलाने की कोशिश करो। कार्लोस, कार्लोस बिल्कुल सही है। अल्फ्रेडो ये भी ठीक है, पीओ भी ठीक है, पीओ के बाद डॉट है, डॉट भी आपको देखना है यहाँ पर। बॉक्स 300 आगे है। वियाले तो वियाले भी है। दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग देखो बिल्कुल सही है। कारासेला यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल सी है, ठीक है, यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर देखोगे जब आप डबल सी देखने को मिलेगा, तो ये आपका आंसर नहीं है, इसी प्रकार छाटना है। नेक्स्ट कार्लोस ठीक है, अल्फ्रेडो ये भी ठीक है, पीओ बॉक्स 300 ये भी ठीक है, वियाले ये भी ठीक है, डेले बिल्कुल ठीक है, कारा डबल सी ए डबल एल ए बिल्कुल ध्यान से मिलाना है, 0010, रोम यहाँ पर ये भी है, इटली, तो बिल्कुल राइट यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट मैच कर रहा है। नेक्स्ट वाले को मिलाकर देख लो, वैसे टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। कार्लोस बिल्कुल सही, अल्फ्रेडो, पीओ बॉक्स 300, वियाले दिल्ली, यहां पर भी देखो सिंगल, यहां पर भी देखो जो सी है वो सिंगल है, ठीक है। इसको मैच करके देख लेना, इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की मैचिंग करो यहां पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की मैचिंग करते हैं। यहां पर श्रीमती दे रखा है, यहां पर मिस दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट श्रीमती, पूजा, रमेश चौहान, फ्लैट नंबर, फिर दशमलव 302, फिर ये कोमा, फिर प्लॉट, फिर 23, फिर कोमा, सेक्टर 48, फिर कोमा, नैरल, यहां पर नैरल है और यहां पर नीरुल है, यू है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट श्रीमती पूजा, रमेश चौहान, ठीक है, फ्लैट नंबर 302, फिर प्लॉट, फिर 23, सेक्टर 48, सेक्टर 48, नीरुल, नीरुल, ठीक है। यहां पर है नवी मुंबई, लेकिन यहां पर है केवल मुंबई, तो ये भी आपका गलत होगा। एक ही आपके पास बचा है ऑप्शन डी, मैच करके देख सकते हो। श्रीमती पूजा रमेश चौहान, फ्लैट नंबर 302 बिल्कुल सही, प्लॉट 23, फिर कोमा, सेक्टर 48, सेक्टर 48, फिर नेहरू नवी मुंबई, फिर नीचे ये भी देखना है आपको, ये भी गलत मिल जाते हैं कई बार, 400 708, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा यहां पर बिल्कुल। चलिए भाई, काफी लंबा एड्रेस यहां पर दे रखा है, इतना लंबा आपका आएगा नहीं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला गया है, ठीक है। चलिए मिलाने की कोशिश कीजिए। मिस्टर बिल्कुल ठीक है, ये नेक्स्ट वाली स्पेलिंग देखते हैं, ये भी ठीक है। डिसूजा ठीक है, फ्लैट नंबर ये भी ठीक है, 816, फिर कोमा, ये सीविंग भी ठीक है, ट्रिनिटी ये भी ठीक है, हाउसिंग, हाउसिंग ठीक है, सोसाइटी, फिर कोमा, फिर जिम खाना, जिम खाना की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक, रोड, विरार वेस्ट, थाने भी ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है, ठीक है। तो पूरा ठीक है, ये इसका आंसर यही बनेगा आपका ऑप्शन ए, 63 का आपका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट वालों को मैच करके देख लेना अगर आपको कोई शक हो। मिस्टर ये आ गया आपका, डिसूजा, फ्लैट नंबर, फिर यहाँ पर पॉइंट 816, कोमा, सीविंग,
ट्रिनिटी, फिर आ गया आपका हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर देखिए आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है विरार, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सारे गलत हैं, मैच करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फटाफट से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है, चलिए मिलाइए। स्पेशल जानकी यूएल डॉट, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी नहीं है, तो ये गलत। नेक्स्ट जानकी यूएल डॉट FALNCA1B, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है, ठीक है, तो ये गलत। नेक्स्ट स्पेशल जू जानकी यूएल डॉट फेलेनका IB05 रेसिजिन पोलैंड, ये ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, डी इसका बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को मैच करो भाई। तो मिलाओ स्टीव 5 डिक कोलिंस, यहाँ पर स्ट्रीट STREET है, यहाँ पर STRAT है, गलत। नेक्स्ट स्टीव 5 डिक, यहाँ पर ई है, आई आएगा, गलत। नेक्स्ट स्टीव 5 डिक कोलिंस होल HALL रेड हिल, यहाँ पर देखो स्टेट की स्पेलिंग गलत। नेक्स्ट यही बचेगा आपके पास, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट वाले करो फटाफट। 66 को मिलाओ JONANNE 25, बीच में ये भी दे रखा है, ये भी आपको देखना है। कई बार देखो यहाँ पर नहीं है तो ये गलत। इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं BOAB प्लेस कॉमा 2170 लिवरपूल, स्पेलिंग ठीक, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, 66 का ए। ये तीनों आपके गलत हैं, मैच भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 67 को मिलाओ भाई फटाफट। जेनिफर स्टीनविन 23 VALKS VAGEN है, यहाँ पर GO है, तो गलत। नेक्स्ट जेनिफर स्टीनविन 23 198, फिर बी दे रखा है। वॉक्स वैगन मेलावियन स्ट्रीट GUE स्टेम, यहाँ पर देखो ए है, वहाँ पर ई है, ठीक है, यहाँ पर ई है, वहाँ पर ए है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट जेनिफर स्टैनविन 23 198, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर देखो साइमन कोलम, तो ये गलत। नेक्स्ट एक तो बची गया हमारे पास, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 करो भाई फटाफट। 68 मिलाओ HR नील्स भी ठीक है, NIELS HNE हेनरिक्सन, ये भी ठीक है। KAS कस्तानवीज, यहाँ पर IE है, यहाँ पर EI है, तो ये गलत। ध्यान से देखना है सारी चीजें, ये छोटी छोटी गलतियां मेरिट से पीछे कर देंगे, ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है। HR नील्स NIELS, ऐसा वो वर्ड यहाँ पर बदलेगा जो आपकी नज़रों में बिल्कुल बारीकी से आए। हेनरिक्सन, तो ये भी ठीक। KASTANIEVAJ 15 DK 86 60, यहाँ पर देखो, यहाँ पर E है, यहाँ पर है F, तो ये गलत। नेक्स्ट HR नील्स हेनरिक्सन कैस्टनीवेज 15 DK 660 स्कैंडरबोर्ग डेनमार्क, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 मिलाओ MME अन्ना कोवाल्स्का UL डॉट
बोस मांसका वन। यहाँ पे देखो एल है, यहाँ पे आई है, तो ये गलत। कुफल्स का यू एल, बोस मांसका वन 81 116 जी डी वाई एन आई है, पोलैंड। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। ऑप्शन बी राइट, सी और डी इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर लगता है काफ़ी बड़ा एड्रेस है, बड़े वाले को ही पहले मिला लेते हैं, जो नीचे वाला आएगा उसको मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, सेबेस्ट, ये तो मिलाना ही नहीं है हमें। सेबेस्टियन, SEBASTIAN, अर्जेंटीना, ARGENTINA, सेबेस्टियन, ये भी ठीक, अर्जेंटीना ये भी ठीक। तो नीचे वाले सारे ठीक हैं, नीचे वाले सारे ठीक नहीं हैं। यहाँ पर देखो ई है, ये गलत। SEBASTINA, अर्जेंटीना। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड वाले इनको ऊपर से चेक करेंगे, डी हम चेक अब नहीं करेंगे। अब इनको ऊपर से चेक कर लो, ऊपर से चेक करेंगे अब इसको। फर्स्ट वाले के अंदर AT.SR, हीरो, गोर्डो, फिर दो ये भी आ गए, ग्लोब, ग्लोबो, सुमो, इन्फॉर्मेटिका, S.A, ये भी आपका ठीक है। 39 भी ठीक है, NO भी ठीक है, 1540, B1000 TBU, SAN। इससे आगे तो कुछ नहीं है भाई, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच कर रहा है यहाँ पर, ये आपके गलत हो जाएंगे। आगे मैच कर लेना, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट मैच करो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 71, तो हॉसलर HAUSLER, बैटिना, स्काफर्स, स्काफर्स यहाँ पर ए है, ई आना चाहिए, ई नहीं है। नेक्स्ट हॉसलर, बैटिना, स्काफर्स, गार्टन 14, फिर कोमा, फ्रैंकफर्ट, मेन 60 431, 20 का बिल्कुल राइट रहेगा, 20 का राइट रहेगा। नेक्स्ट वालों को मैच कर लेना अपने आप। ठीक है, ये इसके गलत हैं। चलो 72 को मैच करो। 72 में जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, ये आपके नहीं बनेंगे। सीधा आंसर बता देता हूं हम आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 मिलाकर देख लो। प्राइवेट बैग X86, हाफ वे हाउस, फिर कोमा, नंबर 1885 दे रखा है, नहीं बनेगा 73। प्राइवेट बैग X86, हाफ वे हाउस, नंबर, फिर बीच में 1685, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। सी और डी को अपना मैच करके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इनको सोल्व करने की कोशिश करो। मैच कर लो। जामिया मैनम दिक्षम वाज 12, यहाँ पर ट्रिम की स्पेलिंग गलत है, गलत। जालमिया यहाँ पर ए है, ये गलत। नेक्स्ट जालमिया मैनम दिक्षम वाज 12, बंगाल की स्पेलिंग गलत है, ये गलत। तो एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 मिला लो। मीनाक्षी लांभा 213 332, सी कोमा WIKSAINW, एटविन कोन, वसीम कैन्याबाद बेल्जियम। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन इसका राइट बनेगा आपका। ठीक है, ये आपके नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 मिलाओ। एंटोन्स, एंटोन्स यहाँ पर, एल्फोन्स है यहाँ पर। नेक्स्ट एल्फोन्स,
OCHSCNWEG, यहाँ पर 45 है, ये गलत। नेक्स्ट एल्फोंस, OCHSCNVG 54, मैली और 59324, ये बिल्कुल सही रहेगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट वाले को मैच करके देख सकते हो, गलत है। गलत कैसे है, यहाँ पर देखो बीच में साइन, और यहाँ पर देखो अब ये भी बड़ा एड्रेस है लगता है मेरे को, ये तो अरे बहुत बड़ा एड्रेस ये तो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, तो मैच कर लो इसको। बेकर बानी, JL इंडस्ट्री, यूटामा, ब्लॉक RR2C, जाबा, बेका 2, डेसा, पसिर सारी PSISAR, कोमा, लेम हा बैंग, फिर कोमा। अब नेक्स्ट मिलाएंगे इसको। CIKARNG, सेलेटान, कोमा, काब डॉट बेकासी 1750, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ए बिल्कुल सही रहेगा, सी और डी यहाँ पर गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, BSF का एड्रेस ही आ गया यहाँ पर। तो BSF ब्लॉक 10, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 1003, बिल्कुल सही मैच कर गया है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही मैच कर गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके गलत हो जाएंगे। सिंबल्स का भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट 79, तो 79 को मैच करो। श्री डॉट अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली यार, हमें भी पकड़ में ना आ रहे आप। अच्छा, श्री डॉट अमित शाह, श्री डॉट अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 11,001। ए सही बन रहा है यार इसका, तो ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर 1107 दे रखा है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर कोमा आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर देखें श्री डॉट अमित शाह, यहाँ पर देखो एस छोटा है, इसीलिए मैं बोलूँ क्या दिक्कत आ रही, एस छोटा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एस कैपिटल है, तो ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। हम भी चुनिया गए थे यार यहाँ पे तो। नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 80 एंड द लास्ट ऑफ क्लरिकल एप्टीट्यूड। मन्नत, कोमा, लैंड्स एंड बैंड स्टैंड, कोमा, यहाँ पर ईस्ट है तो नहीं होगा, ये ईस्ट है, वेस्ट आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये दे रखा है साइमन कॉलम, ये सॉरी कोमा ऊपर वाला, ये नहीं आए दे रखा है यहाँ पर, गलत। मन्नत लैंड्स एंड बैंड स्टैंड, बांद्रा वेस्ट बिल्कुल ठीक, मुंबई बिल्कुल ठीक, सी इसका बिल्कुल राइट होगा। डी के अंदर देखो ये करली ब्रैकेट्स हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड हमारा समाप्त होता है मेरे भाई। अब आती है हमारी हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज फटाफट से हम करने वाले हैं यहाँ पर।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय में कौन सी संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा अंत्य जमा राष्ट्रीय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण में कौन सा समास है। जब दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, जैसे यहाँ पर गिरिधर है, श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख है, तो यहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता है, तो जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, अरे यार क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए, तब तक मेरा पेन एक्टिवेट यहां पर हो जाएगा। बीच बीच में पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दी जाती है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, टिप्पणी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। पेन आ जा भाई, ये पेन भी बीच बीच में धोखा दे देता है यार। ठीक है, तो इसका टिप्पणी होगा बी, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, जंगम का विलोम क्या है। तो जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, 84 का ए यहां पर राइट रहेगा। फटाफट से करना पड़ेगा यार ये तो। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सादे कागज पर लिखना, व्यर्थ ही लिखना, काले पर लिखना और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी, व्यर्थ में व्यर्थ ही लिखना। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर राइट बन जाएगा। पेन को क्या हो गया भाई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सोहन ओडे पीत पटश्याम सलोने गात में कौन सा समास यहाँ पर रहेगा। एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है इसकी अलंकार की। ठीक है, इसीलिए उसने आधी पंक्ति दी है। इससे आगे पंक्ति आती है, मनु नीलमणि शैल पर। तो जानो जनु मानो मनु कौन से अलंकार के अंदर होता है, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर। पूरी पंक्तियां हैं ये, सोहन ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर। श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जिस अलंकार के बीच में विभक्ति आपको देखने को मिले, जानो जनु मानो मनु, ठीक है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। यार इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया। हम तो जान रहा अपने आप ही मान जाए, अपने आप मानता ही नहीं। बता भाई, दिमाग खारा। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची क्या होगा। तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है, अनिल और समीर दोनों आपके रहेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो गया था, ऊपर वाला हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 यहां पर बोल रहा है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के रूप में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है। तो यहां पर जो शुक्ल का प्रयोग हुआ है यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 यार ऊपर को। नेक्स्ट 89 बताइए,
89 आपका गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? जब वस्तु का अलग होना पाया जाए, वस्तु का अलग होना पाया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे भाई? अपादान। अलंकार नहीं, अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक वहां पर आपको देखने को मिलता है जहां पर वस्तु अलग होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से आपको बताना कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। तो वह घोड़े के ऊपर बैठा है, ये गलत। तुम्हारे को, तुम्हें को आएगा यहां पर। नेक्स्ट, वह पत्थर लिखने को बैठा है, ये भी गलत। इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, ये बिल्कुल सही वाक्य रहेगा। वाक्य शुद्ध है, इन दोनों घरों के बीच में दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से सही वर्तनी आपको बतानी है। फर्स्ट आपका दे रखा क्या है? सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। ठीक है, सहनसा कैसे लिखा जाता है पता है आपको? सहनसा ये लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका बी, बी ऑप्शन देखिए। तो बी ऑप्शन यहां पर जो दे रखा है, षष्टम यानी कि छठा, ऐसे नहीं होता, षष्टम होता है आपका पूरा षटकोण वाला, फिर ठे और फिर मैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी आपका यहां पर गलत है। आने वाली आ गई अब तो से। ठीक है, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद आपका ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, और सारे ये आपके गलत रहेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है, छात्र ने परीक्षा परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। कौन सा वाक्य रहेगा? तो ये कौन सा वाक्य रहेगा? संयुक्त वाक्य। जब दो उपवाक्य इसलिए या अथवा इन सब से जोड़े जाएं तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी आपका राइट यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है यहां पर, ये बताना है आपको। तो नीलिमा में कौन सा प्रत्यय है आपका? ईमा। ऑप्शन ए राइट यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ये बताना है आपको। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक होता है आपका परवर्ती। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। पूर्ववर्ती का रहेगा परवर्ती। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंतोष्ठ है ध्वनियां हैं, इनमें से कौन सी आपकी दंतोष्ठ ध्वनियां हैं जिनको बोलने में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ ध्वनियां। तो कौन सी है दंतोष्ठ ध्वनियां? वै और फै। वै और फै को बोलकर देखो तो इनके अंदर होठों का और दांतों दोनों का प्रयोग यहां पर होता है, तब ये बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त यहां पर करता है? ये बताना है आपको। तो ए प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं और ये होता है आपका गुण संधि के अंदर। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। यहां पर शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का आपको चयन करना है। योग रूढ़ शब्द में जब कोई विशेष अर्थ आपका निकले तो वहां पर क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे यहां पर है जलज। जलज का मतलब क्या होता है आपका? कमल। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है तो यहां पर क्या होगा आपका? योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। और कुछ बच तो नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98।
क्वेश्चन नंबर 98 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका होगा अधिकरण कारक। अधिकार में विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? में, पर, ऊपर। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसके अंदर जो आपका कारक होगा वो होगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, वह खेल रहा है, इसके अंदर कौन सी क्रिया है? जब कौन और क्या दोनों आपके क्वेश्चन के अंदर आए, कौन और क्या, मिट जा, नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, मत मिट। जब कौन और क्या दोनों आपके प्रश्न में आए तो वहां पर होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों में से कोई एक चीज आए तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे यहां पर आ रहा है वह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, यहां पर कौन खेल रहा है आ रहा है, केवल एक चीज आ रही है, ठीक है। तो यहां पर होगा आपका अकर्मक क्रिया। अगर यहां पर होता राम खेल रहा है तो यहां पर आएगा कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है, तो वो कुछ भी खेल रहा है, तो दोनों चीजें आ रही है। तो अगर यहां पर राम होता तो यहां पर आपकी क्या होती? सकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट वन, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो इसका कर्मवाच्य रूप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, आंसर बता देता हूं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये आपका कर्मवाच्य रूप यहां पर रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बीएसएफ एचसीएम का, ठीक है। कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस सेट लगे तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है। लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आज आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। 1000 लाइक्स का यहाँ पर टारगेट रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो को जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए हम प्रिपेयर करवा देंगे एक कम कॉस्ट पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।